Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of moral thinkers जो इंडिया के हैं. इन दो तीन क्लासेस में हम मॉरल थिंकर्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे. आई विल टॉक अबाउट एवरी मॉरल थिंकर जो इम्पोर्टेंट है. आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में. तो अच्छे से समझिएगा क्या होता है मॉरल थिंकर. इसमें एक्चुअली समझना क्या है, हमको समझना ये है कि उन्होंने क्या बोला है, क्या समझाने की कोशिश की थी. तो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट कहीं फिलोसफर की जब मैं बात करता हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आता है, वो है कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं. तो हम बात करेंगे अभी सबसे पहले आज की क्लास में कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट. क्या करेंगे? कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट. ठीक है. और उनकी फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, जो कि होता है आपका मंडल थ्योरी के बारे में. ठीक है. देखिए, हम सबको स्टेट के बारे में तो पता है. स्टेट के बारे में हम सब क्या सोचते हैं? जब स्टेट के बारे में हम सब सोचते हैं तो हम जनरली दिमाग में ये लेके आते हैं कि एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होगी, राइट. बट कौटिल्य का विजन इससे कहीं आगे था, बहुत अलग था थोड़ा. उन्होंने स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, कीड़ा हो गया, आप हैं, मैं हूं, वैसे ही माना था उन्होंने स्टेट को. जिसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन्होंने वैसे बताया था कि ये स्टेट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके अलग अलग ऑर्गन है और हर ऑर्गन का अपना एक क्रूशल रोल है. जैसे आपके शरीर पे हार्ट का एक रोल है, किडनी का एक रोल है, लिवर का एक रोल है, पेंक्रियास का एक रोल है, स्प्लीन का एक रोल है. सबका एक रोल है. एक भी खराब होता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है. हार्ट में हार्ट अटैक आ गया, ब्लॉकेज हो गया, किडनी फेलियर, डायलिसिस में चले गए, तो ये इश्यूज होते हैं. तो इनका भी कहना था एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक स्टेट, और स्टेट के बहुत सारे लिम्ब हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन का एक क्रूशल रोल है. अगर हम इस थ्योरी को अगर आपको ये थ्योरी हम समझाने की कोशिश करें या हम समझ जाएं अच्छे से, तो उनका कहना था कि ना सिर्फ हम हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन के कंसेप्ट को क्लियरली समझ पाएंगे, बल्कि हमारे लिए एग्जाम में भी बहुत इजी होगा ये सब समझ के. ठीक है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. कुछ 10-1 मिनट अब लगेंगे इस कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी को कंप्लीट करने में. सो कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, द 7 लिम्स ऑफ द स्टेट. 7 लिम्स, 7 लिम्स हैं इसमें, ये समझते हैं. ठीक है. चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी में. सप्तांग का वर्ड को ब्रेक करते हैं. सप्तांग वर्ड दो वर्ड से बना है. एक होता है सप्त. सप्त क्या होता है? SAPTA, जिसका मतलब होता है 7. क्या होता है? 7. और अंग का मतलब होता है लिम्स. ठीक है, या फिर ऑर्गन्स. कौटिल्य ने, मैंने जैसे बोला, कौटिल्य ने कहा था कि स्टेट एक राज्य सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता है. ये स्टेट जो उन्होंने कहा एसेंशियल ऑर्गन से मिलकर बनता है, उनका कहना था. जैसे हमारी बॉडी होती है जिसमें हर एक अंग, हर एक ऑर्गन का अपना महत्व होता है. अगर एक भी अंग कमजोर हो तो पूरा शरीर कमजोर हो जाएगा. वैसे ही इनका कहना था, अगर एक भी लिम्ब जो स्टेट का होता है वो कमजोर हो तो पूरा स्टेट वीक हो जाएगा. इसमें इन्होंने 7 डिफ्रेंशिएशन दिए, 7 स्टेप. जैसे ऑर्गन है हार्ट, लिवर, किडनी, वैसे ही इन्होंने बोला किंग. फिर जैसे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर के बाद कैबिनेट मिनिस्टर, COM, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना. फिर स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर. वैसे ही इन्होंने बताया क्या है वो समझते हैं. सबसे पहले इन्होंने सप्तांग थ्योरी में बोला कि स्वामी होता है, स्वामी रहेगा. स्वामी इज नथिंग बट द किंग. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने ऑर्गन बताया एक स्टेट का, वो स्वामी होगा, यानी कि राजा, द किंग. इनके हिसाब से, कौटिल्य के हिसाब से, स्वामी इज द हेड, द ब्रेन ऑफ द स्टेट. ठीक है. ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी. कौटिल्य कहते हैं कि राजा को हर तरह के शस्त्र, या शस्त्र मतलब नहीं, नॉलेज, शस्त्र मतलब राजा को हर तरह के नॉलेज और अस्त्र. शस्त्र जब भी बात कर जाते हैं तो नॉलेज की बात, अस्त्र की बात जब भी बात की जाएगी तो उसको बोलते हैं वेपन. शस्त्र इज अ नॉलेज, अस्त्र इज द वेपन. ठीक है. तो उनका कहना था एक राजा को शस्त्र और अस्त्र दोनों का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए. वही स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है जिसको शस्त्र और अस्त्र का अच्छा ज्ञान है. इमेजिन करिए, एनालॉजी लेते हैं. इमेजिन अ फैमिली, द फादर और द मदर हु लीड्स द फैमिली टॉक्स
टेक्स ऑल द बिग डिसीजन। इजंट आपके घर में भी यही रहा ना, या तो पिताजी या तो माताजी, योर मदर और द फादर, उन्हीं लोग डिसीजन लेते हैं। एंड इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन्स वेल बीइंग। आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको कौन लेके गया सबसे पहले हॉस्पिटल में? योर फादर और योर मदर, तो दे आर देयर फॉर यू। वही फैमिली का स्वामी है, मतलब आपके घर का राजा वही है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ स्वामी का मतलब? इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्वामी और द किंग, आज के समय में स्वामी का रोल हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट प्ले करते हैं। ठीक है, वही देश की नीतियां, दैट इज द पॉलिसीज बनाते हैं और एक सुशासन से एक बहुत अच्छा शासन चलाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट जो सेकंड लिम्ब इन्होंने कहा स्वामी के बाद, दैट इज अमत्य। अमत्य आर द मिनिस्टर्स, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सिक्योरिटी, टेलीकॉम, एयर, ऐसे है ना मिनिस्टर, वैसे ही उस टाइम पे अमत्य हुआ करते थे। मतलब क्या हुआ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ स्टेट इज अमत्य, यानी कि मंत्री, दैट इज द मिनिस्टर। ये जो मंत्री होते हैं ये राजा के राइट हैंड होते हैं। क्या होते हैं? राइट हैंड होते हैं। राजा अकेले तो पूरा देश चला नहीं सकता, समझ रहे हो ना, वो तो नहीं चला पाएगा। तो अमत्य उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए असिस्टेंस देते हैं। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं ना सबके सब मिनिस्टर्स। सो अगर स्वामी फैमिली का हेड है, जो हम एग्जांपल पहले लिए उसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, तो अमत्य उसके बड़ा बच्चा है या फैमिली मेंबर है जो उनको हाउस होल्ड के काम में मदद करता है या फिर बजट मैनेज करने में मदद करता है, जो आपका बड़ा भाई बहन होंगी उस टाइप से। ठीक है, अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर, फिनेंस, होम, सीनियर ब्यूरोक्रेट जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं वो सब अमत्य हैं उस टाइम के। इनके हिसाब से तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जनपदा, दैट इज द टेरिटरी और पीपल, द पीपल, द टेरिटरी और पीपल। ठीक है, द टेरिटरी एंड द पीपल, सॉरी टेरिटरी एंड द पीपल लिखो है, एंड द पीपल। ठीक है, इसका मतलब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन एज पर कौटिल्य और चाणक्य इज जनपद। जनपद जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, जो कि हो गया जना। जनपद को तोड़ोगे तो क्या वर्ड आएगा? जना प्लस पद। तो जना का मतलब होता है पीपल और इसका मतलब होता है लैंड। तो पीपल्स लैंड जनपद का मतलब होता है एक स्टेट बिना जमीन के, एक स्टेट जो होता है बिना जमीन और उन पे रहने वाले लोगों को, अगर एक, व्हाट इज स्टेट यार, आई एम कटिंग फंबलिंग। अगर एक स्टेट है तो अगर वो स्टेट में सिर्फ जमीन रहेगी तो क्या वो स्टेट कहलाएगा, जनपद कहलाएगा? नहीं, जनपद तब कहलाएगा जब जमीन और जमीन में रहने वाले लोग भी वहां होंगे, तब वो एक जनपद कहलाएगा। कौटिल्य कहते हैं कि जनपद समृद्ध और आपका लॉयल होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छा होना चाहिए जनपद जो भी है, वो जब अपने जमीन में अच्छे से रज के काम करें, बढ़िया अच्छे लोग हों और लॉयल हों टुवर्ड्स देयर किंग। ठीक है, तो वो हो गया आपका जनपदा, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इसमें एग्जांपल नहीं दिया ना मैंने, फिर बोलोगे सर भूल जाते हैं। हमारे भारत देश, इसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक है, आपको भी पता है। कंट्री टेंड्स फ्रॉम हिमालय, स्टार्ट्स फ्रॉम हिमालयाज टू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। और इसमें हम देखते हैं 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये सब मिलकर हमारे जनपद बनते हैं, जनपदा। ठीक है, क्योंकि ये लैंड है और लैंड के ऊपर रहने वाले लोग हैं वो प्रॉस्परसली रह रहे हैं और लॉयल टुवर्ड आवर प्राइम मिनिस्टर या फिर किंग के ऊपर। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग जनपद, नॉट जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो वेयर वर वी? हाँ, तो यहाँ पे हो गया आप लोगों का, अ स्ट्रॉन्ग जनपद इज नॉट जस्ट अबाउट द पॉपुलेशन साइज। इसका मतलब 140 करोड़ लोग हैं हम लोग देश में, इसका मतलब नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जनपद है हम लोग। इट्स अबाउट अ हेल्दी, एजुकेटेड एंड लॉयल पॉपुलेशन एंड अ फर्टाइल रिसोर्स रिच लैंड। हमारा देश भारत इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे हैं,
एक अच्छा जनपद तब कहलाएगा जब वहाँ के मिनरल काफी अच्छा रिसोर्स हो, इसके बाद आपका फर्टाइल हो लैंड, ये सारी चीजें होंगी। अ किंग मस्ट एंश्योर बोथ फॉर द स्टेट्स सर्वाइवल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट लिम्ब इन्होंने कहा था वो था दुर्ग। दुर्ग, ठीक है, दुर्ग इज व्हाट, फोर्ट। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग है, दुर्ग का मतलब होता है किला। तो चौथा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो दुर्ग होता है, जिसको हम किला बोलते हैं, फोर्ट। फोर्ट स्टेट की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। फोर्ट क्यों बनाए जाते थे, किला क्यों बनाया जाता था, क्योंकि वो वहां पे राजा, वहां पे सब इंपॉर्टेंट आपके पैसे रुपया सब जेवरात रखे हुए होते थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था हर एक जगह पे जहाँ पे एक राजा रह रहा हो, एक फोर्ट हो। कौटिल्य ने अलग 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 तरह के फोर्ट की बात की थी, जैसे कि जाल दुर्गा, वाटर फोर्ट, मतलब पानी के बीच में एक फोर्ट बना लो, कितना सेफ है, चारों तरफ से पानी है, तो किसी को आना है पानी में तैर के आना पड़ेगा। पर्वत दुर्गा, पर्वत दुर्ग बोला उन्होंने, ठीक है। जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, पर्वत दुर्ग मतलब हिल के ऊपर। जनरली आप झांसी ग्वालियर जाओगे तो एक पहाड़ के ऊपर, जैसे जयपुर जाओगे तो पहाड़ के ऊपर नहरगढ़ फोर्ट, या फिर एक आपका जयपुर में एक पानी के बीच में भी किला है। तो ये सब क्यों थे, ये सब इनका कहना था कि फोर्ट को बहुत सेफ रखना है। जैसे हम अपने घर के बाहर गेट लगाते हैं या सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं और पैसे वाले लोग हों, उसी तरह उनका कहना था दुर्ग को सिक्योर रखना है। या आपका घर जहां आप बैठे हो वो आपका दुर्ग है, किला है, ठीक है, तो ये आपको समझना है। चलो नेक्स्ट, इनका पांचवा कहना था कोष। कोष मतलब पैसा होता है, ठीक है, ट्रेजरी। तो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन एज पर कौटिल्य इन द सप्तांग थ्योरी इज द कोष, ट्रेजरी। कोष इज द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है कोष। द फाइनेंशियल इंजन ऑफ द स्टेट। भाई किसी भी स्टेट को चलाना है, जनपद को चलाना है, आपको अपना घर चलाना है, तो क्या लगता है, पैसा, ठीक है। पैसा होगा तो ही डेवलपमेंट होगा, पैसा होगा तभी वेलफेयर होगा, पैसा होगा तभी डिफेंस पर खर्चा किया जा सकेगा। अ स्ट्रॉन्ग कोष, अ स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी एंश्योर्स द स्टेट कैन सर्वाइव इवन इन द टाइम्स ऑफ डिजास्टर और अ वॉर, इजंट इट, ठीक है। जैसे आप, हर एक फैमिली है, हर एक फैमिली में सेविंग्स अकाउंट खोल के रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करके रखते हैं, और आपके फादर मदर बोलते होंगे उन पैसे को मत ध्यान दो, छूना ही नहीं हमने। क्यों, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए रखा गया होता है, ठीक है। कभी घर बनवाना है या कभी हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तब वो सेविंग्स काम आएंगी। अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो यूनियन बजट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कोष हैं। अगर कोष एम्प्टी है तो देश को चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट छठवा है आपका दंड। दंड इज आर्मी। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन एज पर कौटिल्य सप्तांग थ्योरी इज सेना, जो आर्मी होती है। दंड का मतलब होता है फोर्स या पनिशमेंट। दंड क्या होता है, फोर्स या पनिशमेंट उसका मतलब होता है, ठीक है। कौटिल्य कहते हैं कि दंड इंटरनल ऑर्डर मेंटेन करने और एक्सटर्नल थ्रेट जो बाहर से दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। द आर्मी शुड बी वेरी वेल ट्रेन्ड, वेरी लॉयल एंड वेरी वेल इक्विप्ड, इनका कहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आखिरी होता है सप्तांग थ्योरी का आखिरी, दैट इज मित्र। मित्र इज अलायंस, जैसे इंडिया पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, इंडिया रशिया है, अलाइज। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सातवां ऑर्गन जो है हमारा वो है मित्र, यानी दोस्त, दैट आर एलाइज। कौटिल्य ने कहा कि एक स्टेट अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, एक स्मार्ट किंग हमेशा पावरफुल और ट्रस्ट वर्दी एलायंस बना के रखता है आस पड़ोस में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जो कोई भी प्रॉब्लम को आपका सॉल्व करने के लिए हमेशा, एक फोन करो रात के 2 बजे भी रेडी रहते हैं, तो दैट आर एलाइज, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वही आपके एक्चुअल मित्र होते हैं। और सब तो फिर दोस्ती तो सबसे हाथ मिला ही ली जाती है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था ना बांग्लादेश के टाइम कैसे रशिया आ गया था, जब इंडिया बांग्लादेश को 71 की लड़ाई में आजाद करवा रहा था पाकिस्तान से, तब रशिया हमारा कितना अच्छा दोस्त बन के खड़ा था हमारे साथ। दैट इज व्हाट इट इज, समझना है आप लोगों को। नाउ वी विल टॉक अबाउट, ये सप्तांग थ्योरी समझ आ गई होगी तो कौटिल्याज मंडल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। द सर्कल ऑफ स्टेट। तो जब हम तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट करते हैं तो समझना ये है हम लोगों को, जब हम
जब हमने स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को समझ लिया है आज अभी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसीज को देखने में। ठीक है, आखिरी में हमने कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी में मित्रा दैट इज अलायंस की बात की थी। तो यहाँ कौटिल्य जो है, अब यहाँ पे सप्तांग थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी देते हैं जिसको मंडल थ्योरी कहते हैं। मंडल का मतलब होता है एक्चुअल में सर्कल। क्या होता है इसका मतलब? सर्कल। ठीक है, कौटिल्य ने कहा कि एक किंग को अपने आसपास के राज्यों का एक सर्कल, जैसे एक किंग है, ठीक है, उसको अपने आसपास के राज्य को एक सर्कल में समझना होगा। उसको एक अपने आसपास के जो सारे राज्य हैं उन सबको इकट्ठा करके रखना होगा। तो इस थ्योरी का कोर प्रिंसिपल है योर इमीडिएट नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। एक किंग जो है, इनका कहना था कि ये एक स्टेट है, मान के चलो ये एक स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है, स्टेट 4 है, स्टेट 5 है और स्टेट 6 है। ठीक है, तो ये 6 स्टेट हैं। तो इनका कहना था अगर आप स्टेट 1 हो तो आपका 2, 3, 4, 5, 6 ये सब के सब आपके एनिमी हैं। ठीक है, बट स्टेट 2 के पीछे यहाँ एक स्टेट है, ये स्टेट, इसके पीछे एक स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है। अब ये स्टेट और ये स्टेट जो है, लेट्स टेक ये वाला ए ले लेते हैं, इन दोनों स्टेट भी एनिमी होंगे क्योंकि एक स्टेट के नेबरिंग स्टेट तो एनिमी होता है, ये कहा। तो ये जो 1 का दोस्त होगा, ये इसका दोस्त होगा, ये इसका दोस्त होगा। ये ऐसा इन्होंने कहा है भैया, हमको नहीं पता क्यों कहा, बट ऐसे इन्होंने कह दिया है। ठीक है, इनका कहना था यूर इमीडिएट नेबर इज योर एनिमी, आपका जो घर के बाजू में पड़ोसी है वो आपका एनिमी है, और योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड, आपका जो नेबर का जो पड़ोसी है वो आपका दोस्त है, क्योंकि वो आपके नेबर का नेबर उसका दुश्मन है, तो दुश्मन दुश्मन भाई भाई। ठीक है, तो वही वाला इस हिसाब है इसमें। तो इस सर्कल में इन्होंने ऐसा बताया था, ये तो मैं बेसिक सा बता दिया, इन्होंने ऐसा बताया था कि देयर आर टोटल 12 स्टेट्स होते हैं, 12 प्रकार के स्टेट होते हैं, बट हमको ज्यादा फोकस इस पे नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। इनका ऐसा कहना था, कुछ 5 के आसपास मैं डिस्कस करता हूं। इन्होंने कहा द कॉन्करर, द कॉन्करर स्टेट, इसको इन्होंने विज्जिगिशु कहा था। ठीक है, विज्जिगिशु, VIJIGISHU, विज्जिगिशु द कॉन्करर स्टेट। इनका कहना था ये सेंट्रल किंग है, ठीक है, और यू आर द किंग हु वांट्स टू एक्सपेंड हिज पावर। ये ऐसे किंग की बात करें कि या तो वो सेंटर में सबका किंग है, या फिर एक ऐसा किंग है एक राज्य का, जनपद का, जो अपने राज्य को फैलाना चाहता है। सेकंड इन्होंने कहा अर्री, अर्री आर द एनिमी। इन्होंने कहा अर्री आर कौन? आप, जैसे आप एक किंग हो, आप जिस जनपद में रह रहे हो, ये आपकी इमीडिएट नेबर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर छत्तीसगढ़ में हैं, आप छत्तीसगढ़ के किंग हैं, तो आपका इमीडिएट नेबर कौन होगा? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब जो जगह होंगे आपके, मतलब इनका कहना था कि ये नेचुरल अर्री होंगे। नेचुरल क्या होंगे? एनिमी होंगे आपके, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हो तो आपके एनिमी होंगे, क्योंकि आपको बॉर्डर डिस्प्यूट्स आएंगे, रिसोर्सेज की दिक्कत, पानी रोक दिया, ये हो गया, वॉर और चल जा रहा है, ये सब होते रहेंगे। तो इनका कहना था एक कॉन्करर हो गए जिसको अपने स्टेट को एक्सपांड करना है, इसके आसपास के जो स्टेट है वो उसके अर्री हो गए। फिर इन्होंने कहा तीसरा मित्रा, मित्रा द फ्रेंड। अब मित्रा क्या है? ये अर्री के नेबर हैं। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का नेबर कौन है? गोवा। महाराष्ट्र का नेबर कौन है? कर्नाटका। तो ये हमारे दोस्त होंगे, इनका कहना था। क्या बोला इन्होंने? सो योर नेबर्स नेबर, फॉर एग्जाम्पल इफ एमपी इज योर अर्री देन राजस्थान इज योर मित्रा। व्हाई? बिकॉज राजस्थान एंड एमपी आर नेबर एंड दे माइट हैव देयर ओन डिस्प्यूट्स, सो राजस्थान कैन बी यूजफुल एलाई फॉर यू अगेंस्ट मध्य प्रदेश। सिंपल राइट, ऐसा मैं समझा रहा हूं आपको। तो ये इनका मित्रा का कंसेप्ट था। कॉन्करर, अर्री, मित्रा, एंड नाउ इज मध्यमा। मध्यमा द न्यूट्रल किंग की बात की इन्होंने, द न्यूट्रल किंग। इनका कहना था कि ये एक बहुत पावरफुल किंग है जिसका टेरिटरी आपके और आपके अर्री के बीच में है। कौन है? आप और आपके अर्री, जो आपका एनिमी है, उन दोनों के बीच में है। ये इतना पावरफुल होता है किंग कि दोनों को हेल्प भी कर सकता है या दोनों को अपोज भी कर सकता है। तो इनको कहना था कि मध्यमा है, इसे थोड़ा बच बच के चलो भैया, है ना। अर्री वर्री के भी दोस्त हो सकते हैं, हमारे भी दोस्त हो सकते हैं। और आखिरी इन्होंने कहा उदासनी, उदासीना, उदासीना। ठीक है, द न्यूट्रल बट इनडिफरेंट किंग की बात की इन्होंने। इन्होंने कहा उदासीना ये एक बहुत ही पावरफुल किंग है,
जो आपके और आपके एनिमीज से बहुत दूर है, मतलब आपसे के पास भी नहीं है, ये आपका जो एनिमी है उसके पास भी नहीं है, वो आराम से बैठा है और किसी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो इन्होंने कहा ये होता है ऐसा, फॉरेन पॉलिसी इन्होंने बताने की कोशिश की। कौटिल्य ने इन सब किंग से डील करने के लिए सद्गुना 6 फोल्ड पॉलिसी दी, जिसमें वो कहते हैं कि संधि करिए जाए। क्या कि इन सब से डील करने के लिए उन्होंने कहा कि आपको अगर डील करना है तो संधि करो। संधि क्या होता है? अलायंस करो आस पड़ोस के स्टेट के साथ, मैट्रिमोनियल अलायंस, दोस्ती यारी बढ़ाओ। या फिर उन्होंने कहा वॉर करो, ठीक है, विग्रह। या फिर बोला इन्होंने न्यूट्रल बैठे रहो, आसना, न्यूट्रलिटी में रहो, ठीक है। या फिर इन्होंने बोला याना, मतलब मार्च करो आगे की तरफ आप, ठीक है। तो ये ऐसा इन्होंने कुछ कुछ बताया, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। तो इन्होंने कहा कि किंग मस्ट यूज अ मिक्स ऑफ दीज स्ट्रेटेजीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कब उसको संधि करनी है, कब उसको वॉर करना है, कब उसको शांति से बैठना है, कब उसको आगे मार्च करना है। या फिर इन्होंने बोला, और क्या बोला था इन्होंने? समशार्य। समशार्य का मतलब होता है सीकिंग शेल्टर, कि दूसरे से पूछ रहे हो आपके शेल्टर वेल्टर दे दो भैया, बचा लो हम लोगों को, ऐसे टाइप से भी कर सकते हैं। सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके साथ साथ आपको दिमाग में आ रहा होगा क्या यार, ये बाजू वाला पड़ोसी क्यों तुम्हारा एकदम दुश्मन है? वाई इज योर इमीडिएट नेबर नेचुरल एनिमी? नेचुरल एनिमी मतलब जो भी पड़ोसी हो नेचुरल एनिमी रहेगा आपका, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, एंड एक्सपांशन इज अ नेचुरल गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जीवन में, याद रखिएगा, किंग हमेशा एक्सपांड करने की ही कोशिश करेगा अपने राज्य को। तो बॉर्डर आर कांस्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर योर करेंट नेबर। क्यों इंडिया पाकिस्तान में क्यों लड़ाई? कश्मीर, चाइना चाइना इंडिया में सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्यों है? हमेशा ऐसा रहेगा कि जो भी आपका इमीडिएट नेबर है उससे आपका कुछ ना कुछ टसल बना रहेगा। सो दिस इज इवन ट्रू टुडे, इजंट इट? इंटरनेशनल रिलेशन अभी जैसे बता रहा हूं मैं आपको, समझ आ रहा होगा। सो दिस इज हाउ we deal with the theory of Kautilya's. Now we will next talk about, समझ आ गया होगा तो आप लोगों को, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब गुरु नानक की फिलॉसफी। गुरु नानक जी की फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। द सिख कम्युनिटीज ओरिजिनेटर, इन्होंने ही ये फिलॉसफी को रखा था, सिखिज्म को, आपको पता होना चाहिए। सोच कर देखिए आप लोग, 15-16 सेंचुरी में, 1500-1600 ईडी की बात कर रहा हूं मैं, आज से 600 साल पहले, जब सोशल डिस्पैरिटीज अपने पीक पर थे उस टाइम पे, कास्टिज्म, वर्ना सिस्टम, तब एक ऐसा आवाज उन्होंने उठाया कि उन्होंने कहा सब एक हैं। मतलब गुरु नानक जी ने कहा था सब एक हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स जो हैं सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। उन्होंने लाइफ को जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सिखाया हमारे को। अगर आप इन सब प्रिंसिपल्स को समझ जाएं तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। गुरु नानक देव जी की जो फिलॉसफी है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव जी सिखिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ सिख कम्युनिटी। उनकी टीचिंग काफी प्रैक्टिकल है, इजंट इट? समझाऊंगा तो समझ आएगा, इजंट इट क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी समझिए आप। जिसमें वो लाइफ को जीने का तरीका बताते हैं, ना कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी देके छोड़ दिया ऐसे करो वैसे करो, नहीं, तरीका बताते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी 3 पर्टिकुलर फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। 3 सूत्र बोलते हैं इसको हम लोग। उसमें सबसे पहला सूत्र है नाम जपो। इन्होंने कहा नाम जपो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर आदमी को ये करना भी चाहिए, जीवन में एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का टाइप है। तो ही सेड कि वी शुड कॉन्टेम्पलेट गॉड्स नेम। नाम जपना है भगवान का। पहले सूत्र, जो 3 सूत्र मैं बता रहा हूं ना जिसके ऊपर गुरु नानक जी ने फिलॉसफी को रखा, उसका पहला सूत्र है नाम जपो। नाम जपो का मतलब है ईश्वर का नाम जपना, कॉन्टेम्पलेटिंग गॉड्स नेम। अब इसका मतलब सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं है, इट्स अबाउट मेंटेनिंग अ कांस्टेंट मेंटल कनेक्शन टू द डिवाइन। समझ रहे हो? जिसको राम 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 जपना है राम जपते रहे, जिसको राधा राधा जपना है राधा राधा जपते रहे। आजकल तो वो मीटर भी आने लगा है, उंगली में लगा लो, टक 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 दबाते रहो। ही सेड कि ये कांस्टेंट कॉन्टेम्पलेटेड, मतलब आपका कांस्टेंट कनेक्शन है भगवान के साथ। नाम जपिए, एक ऐसा कनेक्शन जो आपको हर पल याद दिलाता है कि गॉड है, भगवान है।
इसको ऐसे समझिए जैसे आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया होगा या कॉल करते होंगे आप, तो यू स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड। बहुत दूर भी रह रहा है तो हफ्ते 5 दिन में तो बात कर ही लेते हैं, दोस्तों से बहुत अच्छा दोस्त होगा। वैसे ही जब आप नाम जपते रहोगे तो यू विल स्टे कनेक्टेड विद द गॉड। चाहे आप कुछ भी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, काम करते रहो, चलते फिरते रहो, नाम जपने में कुछ नहीं है, वो ऐसा आदत पड़ जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ नाम जपो रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ जस्ट रिचुअलिस्टिक वर्शिप। मतलब जो रिचुअल, पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो, इससे थोड़ा सा अलग है कि नहीं है ये? इट्स अबाउट एन इंटरनल, पर्सनल एंड कॉन्टिन्यूअस स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। आप लगातार कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली कर रहे हो, आपके इंटरनल और पर्सनल है वो चीज। ठीक है, इट एम्फेसाइजेस गॉड्स प्रेजेंस इन एवरीथिंग। हर चीज में भगवान का प्रेजेंस है, ये हमको समझाता है नाम जपने का कंसेप्ट। एंड एवरीवेयर इज दैट प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ वननेस विद द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इजंट इट? तो ये आपका नाम जपो का कंसेप्ट हो गया। दूसरा क्या, 3 मैंने बोला ना, दूसरा है कीरत करो। क्या होता है कीरत करो, ये समझते हैं। मतलब है इसका ऑनेस्ट लिविंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र जो गुरु नानक जी देव जी की फिलॉसफी में है वो है कीरत करो, यानी कि ईमानदारी से काम करो। अर्निंग एन ऑनेस्ट लाइवलीहुड इज कीरत करो। ठीक है, गुरु नानक देव जी इन्होंने ये सिखाया है कि स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ दो। ठीक है, दुनिया से परे हो जाओ ऐसा नहीं है, कि फैमिली से दूर हो जाओ, वो एकदम प्रैक्टिकल है सिखिज्म। ठीक है, एकदम ऐसा बात नहीं करते हैं कि ब्रह्मचार्य में चले जाओ, पूरा घर दो, नहीं, ऐसा नहीं छोड़ना है। बोले आपको जीवन घर में रहते हुए भी अपनी ड्यूटीज को ऑनेस्ट लिविंग के साथ भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सन्यासी बनना पड़ता है। दिमाग में होगा ना एकदम स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो हमको तो सन्यासी बनना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उस टाइम ऐसा सोचा जाता था उस टाइम पे। ठीक है, अरंग में जाते थे ना लोग, उन्होंने कहा यू शुड लिव अ ट्रू योगिज्म लाइफ, एक ट्रू योगिक टाइप का लाइफ जियो ना, विच मीन्स यू कैन बी अ हाउस होल्डर। आप गृहस्थ में रहते हुए भी स्टिल कैन फाइंड द गॉड, जस्ट अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली एंड रेस्पॉन्सिबली। उन्होंने कहा आप जो कमा रहे हैं मेहनत करके कमाइए, करप्शन नहीं करिए, करप्ट नहीं रहिए, आप भगवान के पास ऑटोमेटिक पहुंचोगे। कहीं नहीं है आपको जंगल अंगल में जाने की जरूरत। ठीक है, जैसे कि एक मजदूर मेहनत करता है अपने परिवार का पेट भरने के लिए, या एक टीचर पढ़ाने के लिए कर रहा है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर बनने के लिए, तो ये सब आपका कीरत करो का ही प्रिंसिपल है भैया। सब मेहनत कर रहे हैं ना कमाने के लिए, तो ये है आपका बात। नेक्स्ट इज आखिरी इन्होंने कहा नाम जपो, कीरत करो और वंद चखो, दैट इज शेयरिंग विथ अदर। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन लंगर, फ्री फूड फॉर एवरीबॉडी इज डन बाय द सिख कम्युनिटी। दिस इज देयर मेन प्रिंसिपल। इसीलिए तो आप कभी भी लंगर जाइए किसी भी गुरुद्वारे में, आपको बहुत बेहतरीन खाना खाने को मिलेगा। आई हैव बीन टू अमृतसर, आई हैव बीन टू मनाली के पास क्या है, मणिकरण, ये सब, दीज आर ऑल वेरी गुड प्लेसेस, गो देयर। बंगला साहब दिल्ली का, दीज आर ऑल वेरी गुड। ठीक है, वन चखो। तीसरा और सबसे इंपैक्टफुल सूत्र है वंद चखो, यानी अपनी कमाई का दूसरों, अपनी जो कमाई आप कर रहे हैं वो दूसरों के साथ बांटिए, शेयर करिए अदर्स के साथ। इसे चैरिटी या दान से अलग समझिए आप लोग। ठीक है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ कम्युनल वेलबींग। चैरिटी दान नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ कम्युनल वेलबींग, अ सोसाइटी वेयर नो वन इज हंग्री, कोई भूखा ना रहे। ये चैरिटी नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द सोशल एंड एथिकल इन्फ्लुएंस। गुरु नानक जी देव जी की फिलॉसफी का इंपैक्ट उनके फॉलोअर्स पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ा। उस टाइम पे देखा जाए तो इस टाइम पे देयर वाज रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। सब जो गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी थी, सबसे बड़ा इंपैक्ट था इनका झटपट, इनका सबसे इंपॉर्टेंट था कि झटपट भेदभाव को इनको खत्म करना था। ठीक है, आई एम हैविंग अ, हाँ, झटपट भेदभाव को खत्म करना। जिस समय कास्ट सिस्टम सोसाइटी को बांट रही थी 15वें-16वें एडी के टाइम पे, वर्ण सिस्टम और डीप होता जा रहा था, कास्ट सिस्टम और डीप होता जा रहा था, डिवीजन बिटवीन द कास्ट वर और इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग वेरी हेवीली, एट दैट टाइम गुरु नानक देव जी ने कहा कि सब लोगों को एक ही गॉड है, और सब जो जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी वर्णा से हो, सब के सब गॉड के बच्चे, भगवान के ही बच्चे हैं, और इसलिए सब के सब बराबर हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, और उस टाइम पे इन्होंने लंगर सिस्टम स्टार्ट किया। आफ्टर लंगर सिस्टम, क्या होता है लंगर सिस्टम, ये भी मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। इस आइडियोलॉजी का प्रैक्टिस, इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, मतलब कि सब के सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं है, और सब भगवान के ही बच्चे हैं, इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को लंगर सिस्टम में उन्होंने इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली। कैसे, तो ये समझिए कि ये प्रैक्टिस में माना गया कि लोगों को लंगर सिस्टम शुरू करना चाहिए, और शुरू करवाया गया। लंगर क्या है, लंगर एक कम्युनल किचन है, जहां सब लोग, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, किसी भी सोशल स्टेटस के हो, गरीब अमीर जो, ठीक है, सब जमीन पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। तो दिस इज व्हाट अ वाटरशेड मूवमेंट टू ब्रेक द कास्ट बैरियर। ये गुरु नानक देव जी का इनिशिएटिव था, सबके सब, कोई भूखा ना रहे, ठीक है, यहां बताया ना मैंने, वंद छको, कोई भूखा ना रहे, और इसीलिए लंगर सिस्टम स्टार्ट किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जब 15वें 16वें ईडी की बात होती है, द स्टेटस ऑफ वुमन बहुत अच्छा तो नहीं था। समझिए, गुरु नानक देव जी ने महिलाओं की स्थिति को लेकर भी बहुत रिवॉल्यूशनरी बातें कही थी उस टाइम पे। उन्होंने कहा, व्हाई शुड वी कॉल हर बैड, फ्रॉम whom आर द किंग बॉर्न और ग्रेट पर्सन्स आर बॉर्न। लोग उस टाइम महिलाओं को गलत बोल देते थे, कुछ भी बोलते थे, तो इन्होंने कहा था, तुम सब पैदा कहां से हुए, अरे तुम राजा हो, राजा कहां से पैदा हुआ, तुम उसको स्टेटस नहीं दे पा रहे हो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि वुमेन आर द फाउंडेशनल बेसिस, और इसके बाद उन्होंने कहा कि वुमेन्स को जो रिलीजियस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उनमें भी हिस्सा मिलना चाहिए बराबरी का, बिकॉज शी इज अ वुमन इज द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ द कम्युनिटी। एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जब ये गुरु नानक देव जी कह रहे थे, आज तो बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को, उस टाइम पे वुमन वर ऑफन सेक्युलेटेड, मतलब वुमन वर जनरली उनको दूर रखा जाता था रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस से। सो गुरु नानक देव जी taught us that we should allow them to participate in religious gathering and even they can lead the kirtans। तो देखते होंगे आप, वुमेन्स भी कीर्तन कर पा रही हैं, ये सब उस जमाने में नहीं था, इन्होंने कीर्तन करने को भी उनको अलाउ कर दिया, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लोग अब टॉक करेंगे, बात करेंगे गुरु घासीदास जी के बारे में। छत्तीसगढ़ से हमारे गुरु घासीदास जी, द थर्ड फिलोसफर, द फाउंडर ऑफ सतनाम पंथ, ठीक है, ही वाज द फाउंडर ऑफ सतनाम पंथ। तो कौन है गुरु घासीदास जी? गुरु घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट, जो पहले रायपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, बलौदा बाजार में आपका गिरोधपुरी में हुआ। वो एक शांत और समझदार इंसान थे, ऐसा बताते हैं लोग। जब उन्होंने समाज में फैले हुए भेदभाव को देखा, छुआछूत जो होता है, अनटचेबिलिटी, उसको देखा, और जो अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ था उन सबको देखा उन्होंने, तो उनका मन बहुत दुखी हो गया, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर चीज को वो एक गहरे चिंतन में बैठ गए, और चिंतन करने के बाद उन्होंने 6 महीने तक जंगल में मेडिटेट किया, और यहीं पर उन्हें एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सतनाम का ज्ञान मिला उनको। सतनाम का मतलब होता है द ट्रू नेम। क्या होता है सतनाम का मतलब? द ट्रू नेम, ठीक है, मतलब सच्चा परमात्मा, हिंदी में बोलते हैं सच्चा परमात्मा। इस ज्ञान को इस पर्टिकुलर ज्ञान के आधार पर उन्होंने एक नया पंथ शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं सतनाम पंथ, ठीक है। आज की डेट में आप उसी नाम से जानते हैं। उनका फिलॉसफी था, एक गॉड है, एक सतनाम में विश्वास रखता है, और इसलिए वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, ठीक है। उनका कहना था एक ही गॉड है और हम सब सतनाम को फॉलो करते हैं,
और उनका इसीलिए आइडल वर्शिप नहीं मानते, वो मूर्ति पूजन को नहीं मानते। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ सतनाम पंथ। प्रिंसिपल्स क्या थे इसके? गुरु घासीदास जी ने अपने फॉलोअर्स के लिए 7 टोटल मूल सिद्धांत, मतलब 7 टोटल कोर प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए, जो एक बेहतर समाज बनने के लिए हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। सतनाम पंथ के 7 सूत्र भी कहा जाता है उनको। उसमें सबसे पहला है आपका सतनाम इज एवरीथिंग, सतनाम सब कुछ है। पहला प्रिंसिपल कहता है कि सतनाम ही हर जगह है, सतनाम इज एवरीवेयर, वो हर चीज का आधार है, वो कहता है। और अगर आप सतनाम को अपनाते हैं तो आपको, आपके अंदर आपको शांति मिलेगी, ऐसा हमको गुरु घासीदास जी ने पहले प्रिंसिपल ने बताया। नेक्स्ट इज सत्य को अपनाएं, ठीक है, सत्य को अपनाएं, ट्रुथ, इम्बाइब द ट्रुथ, ठीक है। इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर एक सच्चाई होती है, हमें उस सच्चाई को पहचानना है और उस पर चलना है। सच्चा सच जो है दिल से, सच्चा वाद से, मतलब बोल के, और सच्चा धर्म अपना के ही आप चीजें को, ट्रुथ को समझ सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक स्टूडेंट का सत्य ये है कि उसको मेहनत करनी चाहिए, इजंट इट? दैट इज अ ट्रुथ फॉर अ स्टूडेंट और एस्पिरेंट। वो मेहनत करता है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है, तो उसे सफलता मिलती है, ये सत्य है। यही इनका कहना था, इम्बाइब सत्य, ठीक है, सत्य को अपनाएं, सत्य को। थर्ड इन्होंने कहा ह्यूमन इक्वालिटी, ये भी एक कोर प्रिंसिपल है 7 प्रिंसिपल्स में, ठीक है। गुरु घासीदास जी ने साफ कहा कि सब इंसान बराबर हैं, जाति, रंग, कास्ट, कलर, स्टेटस, पैसे वाले, गरीब, अमीर, ये सब आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही इस पंथ का सबसे कोर, आप बोल सकते हो, प्रिंसिपल या संदेश है। नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों से मुक्ति। क्या होता है ये? एक इनका कहना था कि एक सच्चा सतनामी कुछ चीजों से दूर रहेगा, दैट इज वो मूर्ति पूजा से दूर रहेगा, अंधविश्वास से दूर रहेगा, छुआछूत से, अनटचेबिलिटी से दूर रहेगा, और पशु बलि, दैट इज जो बलि दी जाती है, उससे भी दूर रहेगा। गुरु घासीदास जी ने इन सब को रिजेक्ट किया और एक साइंटिफिक तरीका बोला उन्होंने, राशनल जीवन जीने का तरीका बताया कि ये सब जरूरत नहीं है आपको करने की, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने 5वां प्रिंसिपल दिया, दैट इज अवॉइडेंस ऑफ वाइस, मतलब बुराइयों से बचें। गुरु घासीदास जी ने बताया कि लालच, गुस्सा, हिंसा, वायलेंस, एंगर, ठीक है, अहंकार, दैट इज ईगो, जलन, ये सब जो है खराब गुण है, वाइस, इंसान को कमजोर बनाते हैं ये सारी चीजें। गुस्सा आपको ना पावरफुल नहीं, गुस्सा कमजोर बनाता है, याद रखिएगा। ईगो आपको पावरफुल नहीं दिखाता, आपको कमजोर दिखाता है सामने वाले के सामने। इसका मतलब है उन्होंने अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस, ईमानदारी और भाईचारे को, फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया, ठीक है। दिस इज द कोर प्रिंसिपल और वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ सतनाम पंथ। नेक्स्ट ही सेड कि रेस्पेक्ट वुमन, और महिलाओं का सम्मान करिए। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को बराबर माना, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, महिलाओं को समाज में स्थान दिया जाए, सम्मानजनक स्थान, ऐसा इन्होंने कहा, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी जब इन्होंने ये बोला था, ठीक है। आज आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लगेगा सर अभी तो सब बराबर है, मगर ऐसा उस टाइम पे नहीं था भैया, अभी भी बहुत हद तक नहीं है चीजें। एंड काइंडनेस टू एनिमल, इन्होंने कहा। ये प्रिंसिपल उनकी फिलॉसफी और उनके यूनिकनेस एक बनाता है सतनाम पद में। उन्होंने खास तौर पर काऊ और बफेलो को हल चलाने से मना करवा दिया। उन्होंने कहा काऊ बफेलो हल चलाने के लिए इतना मजदूरी करवा रहे हैं आप लोग, उन्होंने कहा उन्हें
दोपहर में आराम करने दीजिए, दोपहर दोपहर में उनसे काम ना कराइए, ऐसा कुछ कुछ इन्होंने प्रिंसिपल बताया। और उन्होंने कहा बलि वली भी नहीं देना चाहिए। अब जब हम लोग सतनाम पंथ की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इनसे रिलेटेड जो हैं वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स के लिए बहुत पवित्र स्थान है। सबसे पहला स्थान है गिरोधपुरी। गिरोधपुरी वो जगह है, सतनाम पंथ का आप बोल सकते हैं जब सबसे इंपॉर्टेंट जो गुरु गद्दी है, जो मुख्य सीट है, गुरु गद्दी उसको बोला जाता है, वो इस गिरोधपुरी को ही माना जाता है। बलौदा बाजार में आज की डेट में स्थित है। यहीं उन्होंने मेडिटेट किया था गुरु घासीदास जी ने, और उन्हें जो सतनाम का सिद्धि मिली थी वो सिद्धि यहीं उनको उनको मतलब जो एनलाइटनमेंट हुआ था वो यहीं हुआ था उनको। ठीक है, हर साल यहाँ पे आपको बलौदा बाजार में गिरोधपुरी में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज चरण कुंड। जब गुरु घासीदास जी की 6 महीने की मेडिटेशन पूरी हुई तो उन्होंने यहीं अपने पैर धोए थे, इसीलिए उसको चरण कुंड बोला जाता है। माना जाता है कि यहाँ का जो पानी है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, लेके जाते हैं वहां पे, कुछ बीमारी हमारी ठीक हो जाता है ऐसा मानते हैं। अमृत कुंड, यहाँ पर गुरु घासीदास जी ने अमृत जल बनाया था। क्या बनाया था? अमृत जल बनाया था, जो बीमार जानवरों के लिए इलाज का काम करता है, ऐसा बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बछिया जीवनदान स्थल। बछिया जीवनदान स्थल क्या है? ये वो जगह है जहां उन्होंने एक मरे हुए बछड़े को फिर से जीवन दिया हुआ था। ठीक है, बछिया जीवनदान स्थल इसीलिए नाम है, मरा हुआ बछड़ा उनको मिलता है और उसको उन्होंने वापस से जीवित कर दिया था, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद है आपका एक सूफरा मठ, सूफरा मठ एंड पॉन्ड। इसी पर्टिकुलर सूफरा मठ में जो गुरु घासीदास जी है उन्होंने अपने, जो उनकी वाइफ थी सूफरा उनका ही नाम था, ठीक है, उनको वापस से जीवित किया था। ठीक है, पुनर्जीवन किया था उनका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसके बाद एक है आपका बाघपंज स्थल। यहाँ पे एक बलौदा बाजार के पास एक जगह है जहाँ पे एक पत्थर है, पत्थर में वहां पे बाघ का पंजे का निशान है। माना जाता है कि ये एक शेर ने उन्हें उनके उनके जो शिष्य हुआ करते थे ना, उनके जो डिसिपल हुआ करते थे गुरु घासीदास जी के, उनके परीक्षा ली थी यहाँ पे आके, मतलब लड़ाई वड़ाई टाइप से कुछ हो गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। आखिर है बेहरा डोली। तो बेहरा डोली क्या है? यहाँ पे गुरु घासीदास जी ने खुद बैल को आराम देकर क्या किया था? हल चलाया था। ठीक है, ये ऐसे गुरु घासीदास जी खुद गए, खेत में बैल था उसको साइड किया, हल को कंधे पे रखा और खुद उन्होंने चलाया था। तो बेहरा डोली भी बहुत इंपॉर्टेंट है सतनाम पंथ के लोगों के लिए। तो ये हो गया हमारा सतनाम पंथ से रिलेटेड फिलोसफी कंप्लीट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य फिलोसफी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वल्लभाचार्य जी की फिलॉसफी के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए इनका जन्म जो हुआ था वल्लभाचार्य का जी का, वो 1479 एडी। देखो यार, वल्लभाचार्य जी बोल रहा हूँ मैं, गुरु नानक देव जी, अगर जी कहीं नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से तो आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग देम, आई एम गेटिंग इट क्लियर। क्योंकि गुरु घासीदास जी इन लोग सब लोग गॉड भगवान है इन सब कम्युनिटीज के लिए। आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग, बट कहीं ऐसा नहीं भी, ऐसा लग रहा है आपको मेरे टोन में कहीं ऐसा कुछ, आई एम नॉट, मतलब मैं चाह नहीं रहा हूं ऐसा कुछ निकले, बट अगर ऐसा लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, उसको मत सोचना कि सर ऐसे कैसे बोल दिए, दैट इज आई एम टीचिंग हियर, और हो सकता है फ्लो में अगर जी ना निकले या वो रिस्पेक्ट आपको फील ना हो, बट आई एम गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। तो इसलिए मैं पहले यहाँ डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। ठीक है, दीज आर आवर सेंसिटिव पर्सनैलिटीज इन आवर कंट्री। वल्लभाचार्य जी की जब बात करते हैं हम लोग, तो इनका जन्म 1497 में हुआ था और ये भक्ति मूवमेंट के एक बहुत लीडिंग फिगर हुआ करते थे इंडिया में। उन्होंने श्री कृष्ण जी की पूजा पर विशेष जोर दिया था, बहुत इंपॉर्टेंस दिखाया था कि कृष्ण जी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी फिलॉसफी को उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था शुद्ध अद्वैत। इसी नाम से हम आज भी इनको जानते हैं, इस पर्टिकुलर
फिलॉसफी को आज भी हम इसी पर्टिकुलर नेम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें शुद्ध का मतलब क्या हो गया, प्योर, ठीक है, प्योर। और अद्वैत का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया, नॉन डुअलिज्म, ठीक है। अद्वैतवाद किसका था, अद्वैतवाद आपका आदि शंकराचार्य जी का था। तो इन्होंने कहा ये और प्योर शुद्ध अद्वैत है, मतलब प्योर नॉन डुअलिज्म है। अब कुछ कंफ्यूजन हो रहे होंगे, सबको बस्ट करते हैं अभी हम लोग। अब इसको माधवाचार्य जी के द्वैत, माधवाचार्य जी का द्वैत है, ठीक है, डुअलिज्म है, या शंकराचार्य जी का जो अद्वैत है उससे कंफ्यूज मत करना प्लीज, ठीक है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा और जीव, दैट इज सोल, ब्रह्मा और आत्मा जो है वो एक है। वहां मैंने आपको बताया था ना, एक बूंद है ओशियन का, वही मिल जाना है, अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट। बट उन्होंने कहा था कि माया जो कि इल्यूजन है, हमें ये सब अलग अलग दिखाने का काम करती है इस जगत में, वर्ल्ड में, ये कहा था मैंने। वल्लभाचार्य जी ने कहा माया का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वहां माया का कंसेप्ट था ना जगत के लिए, वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि माया का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, गॉड एंड द सोल आर ट्रूली वन एंड द सेम। अहम ब्रह्मास्मि उन्होंने भी कहा, मगर ये माया का कंसेप्ट नहीं है, नो इल्यूजन, जस्ट अ प्योर नॉन डुअल रिलेशनशिप इज देयर, इनका कहना था। इतना ही समझिए आप इसमें। वल्लभाचार्य जी का अगर मैं बात करूं तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा योगदान अगर हमारे देश में हिंदुइज्म में देखा जाए तो उन्होंने कहा कि लव फॉर गॉड इज द अल्टीमेट गोल, भगवान के लिए प्यार ही दुनिया में सबसे अल्टीमेट गोल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनका कहना था। इसका मतलब भक्ति सिर्फ मुक्ति पाने का एक साधन नहीं है, भक्ति सिर्फ आपको मोक्ष पाने का ही एक साधन नहीं है, बल्कि वो खुद ही अंतिम लक्ष्य है। भक्ति ही करना है, भगवान की आराधना करना ही हमारा लक्ष्य है जीवन का, ये इनका कहना था। और इन्हीं में इन्होंने दिया एक पुष्टि मार्ग, क्या दिया, पुष्टि मार्ग, द पाथ ऑफ डिवाइन ग्रेस, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर जो वल्लभाचार्य जी का है, दैट इज द पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का मतलब है डिवाइन ग्रेस, पुष्टि का मतलब है डिवाइन ग्रेस, या हिंदी में अनुग्रह जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। ये वो अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग है जो लॉर्ड कृष्णा अपने डिवोटीज को देते हैं। किसको देते हैं, अपने डिवोटीज को देते हैं। पुष्टि मार्ग में मार्ग का मतलब क्या हो गया, मार्ग का मतलब है पाथ। तो पुष्टि मार्ग का पूरा मतलब हो गया द पाथ टू साल्वेशन थ्रू डिवाइन ग्रेस, द पाथ टू साल्वेशन थ्रू डिवाइन ग्रेस, मतलब कृष्णा की भक्ति करते हुए आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी विद द पावर ऑफ द कृष्णा, डिवाइन ग्रेस की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी फिलॉसफी कर्म और ज्ञान के बदले डिवाइन ग्रेस पर जोर देती है। मतलब यहाँ पे कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की तो बात, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की बात नहीं हुई है, जैसे अद्वैत में हुई और सब फिलॉसफीज में हुई। अगर क्वेश्चन पूछ दे आपको कौन सा ऐसा फिलॉसफी है जो ज्ञान और भक्ति के छोड़ किस पे ज्यादा दिमाग लगाया है, डिवाइन ग्रेस पर, तो याद रखिएगा द पुष्टि मार्ग ही उसका आंसर है, ठीक है। इनके हिसाब से यहाँ पे मुक्ति आपकी मेहनत से नहीं मिलेगी आपको, बल्कि वो ईश्वर का एक गिफ्ट होगा, मतलब लॉर्ड कृष्णा आपको एज अ गिफ्ट देंगे, आप उनकी आराधना करते रहेंगे, ठीक है। उनका कहना है वो हमारे मतलब पेरेंट्स टाइप के हैं कृष्णा जी, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं आपके पेरेंट्स आपको, उसी तरह उनका कहना है कि लॉर्ड कृष्णा बिना किसी शर्त के, बिना किसी अनुग्रह के आपको प्यार करते हैं, वो आपको एज अ गिफ्ट देंगे वो चीज को, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, दिस पर्टिकुलर पुष्टि मार्ग दे गेव द पाथ ऑफ सेवा, इन्होंने सर्विस का एक पाथ बताया। पुष्टि मार्ग का कोर कंसेप्ट सेवा में है, किसमें है, सेवा में है। सेवा का मतलब क्या होता है, निष्ठा और प्रेम से भगवान की सेवा करना, ठीक है। जो सेवा यहाँ बात की जा रही है पुष्टि मार्ग में, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत दिल से, बहुत मन लगा के भगवान की सेवा करना ही सेवा है। ये एक रिश्ता है जिसमें भक्त, जो आप डिवोटी हैं, और भगवान के बीच में एक पर्सनल और इंटीमेट कनेक्शन बन जाता है। क्या होता है, एक पर्सनल और इंटीमेट कनेक्शन बन जाता है। तो इनका कहना है पुष्टि मार्ग के तहत वल्लभाचार्य जी का सेवा जो है दो तरीके से की जाती है। कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से। एक इन्होंने कहा सेवा क्रम, दैट इज सर्विस इन एक्शन, और इन्होंने कहा सेवा साहित्य। तो सेवा क्रम और सेवा साहित्य की बात करते हैं कौन,
आपके पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य जी। अब जब मैं सेवा क्रम की बात कर रहा हूं, दैट इज सर्विस इन एक्शन, तो ये फिजिकल और रिचुअलिस्टिक सर्विस है। क्या है? एक फिजिकल और रिचुअलिस्टिक सर्विस की बात कर रहा हूं। इसलिए भक्त भगवान कृष्ण को एक फैमिली मेंबर के टाइप मानते हैं, जैसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। जो लड्डू गोपाल होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग भगवान को अपने पास रखते हैं। तो दैट इज सेवा क्रम। क्या है? ये सेवा की बात है। सुबह उठकर मूर्ति को नहलाते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं, उनके लिए अच्छा खाना लगाते हैं, और वो खाना को फिर अपना खुद पाते हैं। तो ये सारा जो है, ये इनका कहना सेवा कर्म। ठीक है, एक ये तरीका है आपके लिए। जैसे हम एक छोटे बच्चे को, भाई बहन को, या अपने घर में बच्चे का ख्याल रखते हैं, वैसे रखना पड़ता है। वो भाव, वो फीलिंग से सेवा करनी होती है, तब ये सेवा क्रम की बात की जाती है पुष्टि मार्ग में। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है कि जाके अगरबत्ती लगा दिए, बल्कि प्रेम को प्रकट करने का, एक्सप्रेस करने का, लव को टुवर्ड्स द गॉड सबसे डीप तरीका है ये। ठीक है, आप एज अ फैमिली मेंबर उनको रखें अपने घर में। नेक्स्ट इज सेवा साहित्य। व्हाट इज सर्विस थ्रू लिटरेचर, ये वाला दूसरा पार्ट है। ये तो एक हो गया, आप समझ गए, जो रखते, आपने देखा भी होगा लोग रखते हैं इनको। और ये सेवा साहित्य क्या है? ये सर्विस लिटरेचर, यानी कीर्तन, डिवोशनल सॉन्ग और पोएम्स के थ्रू किया जाता है। कीर्तन का मतलब है गाना, गाने से भक्त का मन जो है भगवान की छवि और कहानियां हमेशा ताजा रहती हैं। तो ये जो है दूसरा टाइप का साहित्य वाला जो पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, वो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। नाउ अगले क्लास में और जो बचे हुए हमारे हैं 10-12, उनको ऐसे देखते जाएंगे हम धीरे धीरे। आई होप सो आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। वाई आई एम नॉट गिविंग डिक्टेशन नोट, समझ आया? 40 क्लास बन जाता फिलोसफी, इसलिए मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है दैट डिक्टेशन नोट्स, एंड द पीडीएफ हैज बीन मेड फॉर ऑल दैट थिंग्स। वो बहुत है, मोर देन इनफ। यहाँ समझो बहुत अच्छे से आप लोग। ठीक है, ये सब टॉपिक बाहर आपको कहीं नहीं समझने को मिलेगा। एंड ट्राई टू बी हैप्पी, डोंट स्ट्रेस। देख रहे हो, जीवन में कुछ नहीं है, जीवन बहुत अच्छा है, जीने का तरीका आपको आना चाहिए। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। बी हैप्पी, बी ऑलवेज इंजॉय, थिंक लॉजिकल एवरी टाइम। ठीक है, एंड समटाइम्स नॉट सो लॉजिकल ऑल्सो, बट दैट इज वॉट इट इज। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर गुड फिलोसोफर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइज देन।